गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 28 अगस्त में पहुंच गए हैं और इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी के इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज से बनाए गए 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको अच्छी तरीके से मिल सके। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके सूर्य की एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो वो आपसे बन सके। ओके, थोड़ा सा मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए। मार्किंग स्कीम में ये है कि आपको 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ता है। जब 6 क्वेश्चन को आप करेक्ट करते हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलती है कि यहाँ पे अगर आप 10 में से 6 करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर 6 में से कम आते हैं तो वीडियो को तुरंत में ही रिवाइज एक बार देख लीजिएगा, अच्छे तरीके एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा। और अदरवाइज़ 24 आवर्स के बाद तो जिसने भी पूरा वीडियो देखा है उसको फिर से एक बार रिवाइज करना ही है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर करेक्ट रिगार्डिंग रिसेंटली रिलीज द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। तो अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, कि इसको नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया है जिसने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ मिलकर, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, गुजरात इमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द कोस्टल स्टेट्स ऑफ कैटेगरी। तो कोस्टल स्टेट्स की कैटेगरी में गुजरात ने सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स के रूप में उभर कर आया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए, ड्यूरिंग द कोविड-19 कुछ स्टेट्स हैं जो अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 को बताया गया है, इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर ही बनाया है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड जो है, गुजरात ने टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स के तौर पर जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं उनमें सबसे फर्स्ट स्टेट्स की कैटेगरी पाई है। ठीक है, ये याद रखना है कि गुजरात कोस्टल स्टेट्स में, याद रखिएगा अगर लैंडलॉक कहा जाता है तो वहाँ पे आप गलत कर देंगे, इसलिए गुजरात की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। गुजरात एक कोस्टल स्टेट्स है। ठीक है, गुजरात के बाद जो सेकंड है वो आपका महाराष्ट्र आता है। और ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो गुजरात के बाद जो अदर स्टेट्स हैं, जो आपके कम एटलीस्ट 3 स्टेट आप याद रखिएगा, पहला गुजरात है, सेकंड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इसी क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना है ताकि आपको याद रखे। ठीक है, और लैंडलॉक जो स्टेट है उसमें राजस्थान टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है और हिमालयन और जो सिटी स्टेट्स होते हैं उसके अंदर अगर देखेंगे तो उत्तराखंड और दिल्ली ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, और ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 इसको पब्लिश किया जाता है, इसको 4 इंडेक्स के ऊपर पब्लिश किया जाता है। मेंस में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन पैरामीटर्स को वहाँ पे आप काफ़ी हेल्पफुल होगा किस किस जगह पे आपको वर्क करना होता है जब आप इंपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को तैयार करते हैं। और जब आप अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी वहाँ पे भी 4 पॉइंट्स को आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इसको याद रखिएगा। इसमें पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये 4 पॉलिसी के ऊपर हमको वर्क करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोविजन ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोविज़न यहाँ पे दिए गए हैं और वो करेक्ट ये बताना है। फर्स्ट है, अ मेंटली इल पर्सन हैज़ द राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव एज टू हाउ ही और शी वांट्स टू बी ट्रीटेड फॉर द इलनेस ड्यूरिंग अ मेंटल हेल्थ सिचुएशन। कि जो मेंटल इल पर्सन होता है उसके पास ये राइट है कि वो एक एडवांसमेंट डायरेक्टिव ले सके, जैसे सी और ही वो चाहते हैं उनको ट्रीट किया इलनेस के दौरान ड्यूरिंग मेंटल हेल्थ सिचुएशन में। ठीक है, तो मतलब मेंटल हेल्थ सिचुएशन के दौरान उनके पास ये राइट होता है कि उनकी जो इलनेस है उसको किस तरीके से वहाँ पे देखा जाए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विस रन और फंडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कि हर पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो मेंटल हेल्थ केयर तक जाए और वहाँ पे जाकर अच्छा खासा ट्रीटमेंट ले, और जिसमें जो सर्विस होती है वो रन कराई जाती है, फंडेड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। देखिए वन बाय वन देखते हैं। क्या जो मेंटल इल पर्सन होते हैं उनके पास ऐसी कोई राइट होती है कि वो डायरेक्टिव कर सके, चाहे वो ही और शी हो, कैसे भी हो, उनको ट्रीट किया गया है इलनेस ड्यूरिंग मेंटल हेल्थ सिचुएशन के दौरान। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो मेंटल इल पर्सन होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो एक एडवांस डायरेक्टिव ले सकें ताकि उनको जिस तरीके से ट्रीट करना है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब जिस तरीके से उनका बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू दैट बिहेवियर दे हैज़ टू बी ट्रीटेड, ठीक है, उनको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सेकंड जो है कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर, ये भी करेक्ट है। और इसमें जो फंड जो प्रोवाइड की जाती है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर विल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये न्यूज़ में इसलिए था आपका क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने किरण करके एक हेल्पलाइन नंबर को सोशल जस्टिस और एम्पावर मिनिस्ट्री है, ठीक है, इसने लॉन्च किया है जिसको 13 लैंग्वेज में रखा गया, ठीक है। तो याद रख सकते हैं एक अच्छा खासा इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो हेल्थ के ऊपर है तो ये याद रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने किरण हेल्पलाइन नंबर करके एक इनिशिएटिव लिया जिसको 13 लैंग्वेज में रखा गया ताकि लोगों की हेल्थ पर्सपेक्टिव के ऊपर अच्छे तरीके से वर्क किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रपोज्ड हेल्थ आईडी अंडर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो एनडीएचएम के अंदर एक हेल्थ आईडी बनाने की प्रोविज़न डाला जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट विल बी अ यूनिक टू ईच पर्सन एंड विल हैव द ऑप्शन टू लिंक ऑल अदर देयर हेल्थ रिकॉर्ड टू दिस आईडी, ठीक है, कि एक यूनिक प्रोविज़न लिया जा रहा है हर पर्सन के लिए ताकि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है उनको इससे लिंक करेंगे। सेकेंड है द आधार इज़ मैंडेटरी टू क्रिएट अ हेल्थ आईडी, इसके अंदर आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है हेल्थ आईडी बनाने के लिए। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या यूनिक ईच पर्सन के लिए, मतलब क्या ये इट विल बी यूनिक टू ईच पर्सन, हर एक पर्सन के लिए यूनिक होगा कि इसको लिंक करना पड़ेगा उनके हेल्थ रिकॉर्ड आईडी से। तो चलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी राइट है। सेकंड है द आधार इज़ मैंडेटरी टू क्रिएट हेल्थ आईडी, ये गलत दिया है, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं बताया गया है कि आपको आधार कार्ड इस हेल्थ आईडी से लिंक करना मैंडेटरी ही है, ठीक है। आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बट ये इनिशिएटिव इसलिए भी अच्छा है, इट डजेंट मैटर कि आधार आपका मैंडेटरी है या नहीं है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए आप गवर्नमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हैं और उनकी जो सुविधाओं का उनको अच्छे तरीके से लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग थी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट, तो आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। कुछ और भी चीज़ इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से भी अपनी आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वॉलेंट्री है, ऐसा कोई भी मैंडेटरी कार्ड सिस्टम नहीं देगा कि आधार को आपको मेंशन नहीं करना है। वहाँ आधार का ऑप्शन जरूर रहेगा लेकिन इट विल बी मैंडेटरी, ठीक है, सॉरी इट विल बी वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री होगा, आप अपने हिसाब से करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो सेक्शन 4 है आधार का उसके अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन लिया गया है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर दो स्टेटमेंट, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा चेयर किया जाता है। सेकंड है इट इज़ टू होल्ड अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ट्वाइस अ ईयर हुज स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 years, कि ये होल्ड करेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को हर 2 साल के लिए जिसका स्कोर 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, वन बाय वन देखते हैं। क्या इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा शेयर किया जाएगा? गलत स्टेटमेंट है, इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा शेयर नहीं किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है क्या ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारा होता है जिसको 2 साल के लिए वैलिड किया गया है और जिसमें जो नंबर है स्टूडेंट्स के वो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा, ये उसको होल्ड करेगा? ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट जो हमारी गलत हो गई, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसको चेयर कौन करेगा और इसको
होल्ड कौन करेगा, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एनआरए के ऊपर, एनआरए के बारे में पढ़ाया था, जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कहा जाता है। ओके, तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो इस क्राइटेरिया को होल्ड करेगा, याद रखना। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको होल्ड करने का जो वर्क है ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को, ना कि एनटीए को है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसको जो चेयर करेंगे, इसको एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एमिनेंट मतलब एक अच्छे खासे एजुकेशनिस्ट जो एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो इसको चेयर करेंगे। जिनको अपॉइंट कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपॉइंट करेगा, याद रखना। अगर अपॉइंटमेंट की बात आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और अगर चेयर करने की बात आती है तो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट इसको चेयर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और जिसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको रखा जाएगा, एनटीए को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर आने की तो आपके 100% चांस है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से इसके सारे पर्सपेक्टिव को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया, यहाँ तक कि इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना के मैंने अभी आपके इसमें डाल दी है, तो आप चाहो तो वीडियो को उसमें देख सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय एसएफ एजुकेशन आप डालिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे तरीके से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द 10+2 स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन टू बी रिप्लेस विथ अ 5+3+3+4 करिकुलम एंड पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जो 10+2 स्ट्रक्चर था जो हमारा पहला एजुकेशन सिस्टम में, उसको 5+3+3+4 के करिकुलम से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। सेकंड है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, जिसको NPST बोलते हैं, विल स्पेसिफाई नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचर, कि जो आपका NPST है ये कुछ नॉर्म्स और कुछ स्टैंडर्ड्स डिफरेंट लेवल्स के टीचर के लिए स्पेसिफाई करेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका, ये आपका ऑप्शन सी है। मतलब जो आपकी दोनों स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में चल रहा है, तो आपको ये पता होगा कि 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया, वहाँ पे 5+3+3+4, ठीक है। तो इस सिस्टम को रख दिया गया, और इसके अंदर जो कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड रखे गए हैं किसके, टीचर्स के रिगार्डिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। देख लिए, ये एक फाउंडेशनल कोर्स है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। पहले फाउंडेशन नीचे वाला जो आपका होता था कि बच्चों की 6 साल से कम उम्र के उस फाउंडेशन के ऊपर वर्क नहीं किया जाता था, ठीक है। डायरेक्टली 6 से 16 साल में आपकी 10 साल की एज होता था, इसलिए 10, और 2 साल था वो आपका हायर स्टैंडर्ड जो एजुकेशन होता है वहाँ पे फोकस किया जाता था। तो ये 10+2 सिस्टम इस तरीके से वर्क करता था, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। जो आपका स्टार्टिंग का 3 ईयर है, ये आपकी आंगनवाड़ी और जो प्री स्कूलिंग और बाल वाटिका जो होती है, जहाँ बच्चों की एज 3 से 6 होती है, वहाँ पे फोकस किया जाएगा 3 साल तक, और 2 साल पे आपका जो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड होती है वहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो ये 6 से 8 एज जो अब आपकी रहेगी वो यहाँ पे फोकस किया जाएगा। 5 साल तक का आपका फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स जो रहेगा उसमें एज काउंट की जाएगी 8 से 11, और जो आपकी क्लास रहेगी 3 to 5 रहेगी। नेक्स्ट 3 ईयर में जो काउंट किया जाएगा ये 6 to 8 रहेगा। यहाँ पे आप मिडिल लेवल पे आप पहुँच जाते हैं, जो एज आपकी 11 to 14 रहेगी, और क्लास 6 to 8 में आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। और जो सेकेंडरी जो आपका लास्ट रहेगा 4 ईयर का, ये रहेगा 9 to 11, और एज काउंट होगी 14 to 18, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी में मिलाने के लिए भी आ सकता है और एज वाइज भी आ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच, ठीक है। तो इनमें तीन स्टेटमेंट दी, बताना कौन सा करेक्टली मैच है। फर्स्ट है सलीवा डायरेक्ट, तो क्या ये कोविड-19 एंटीबॉडी बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सेकंड है स्पुतनिक 5, क्या ये कोविड-19 वैक्सीन है जिसको रशिया द्वारा डेवलप किया गया है। एंड थर्ड है कोविशील्ड, क्या ये कोविड-19 वैक्सीन है जिसको डेवलप किया गया ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी मतलब 2 ओनली, 2 विल बी द राइट आंसर। अब देख लेते हैं इसमें जो रॉन्ग क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए जो आपका सलाइवा डायरेक्ट है ये एंटीबॉडी बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में आपकी रॉन्ग हो जाती है। सेकंड कोविशील्ड, क्या ये कोई वैक्सीन है जिसको ICMR और भारत बायोटेक ने डेवलप किया है, ये भी आपकी गलत है। अब देख लेते हैं आखिर ये है क्या चीज़ है, ठीक है। जो सलाइवा डायरेक्ट है
ये कोई एंटीबॉडी टेस्ट नहीं होता है, ये टेस्ट है जिसमें 3 स्टेप्स को इन्वॉल्व किए जाते हैं, जिसके अंडर सलाइवा विदाउट पर्सपेक्टिव बफर्स, प्रोटीन्स के ट्रीटमेंट एंड हीट इनएक्टिवेशन और ड्यूप्लेक्स RT-qPCR वायरस, इनको डिटेक्ट किया जाता है, ना कि इसके अंदर ये कोई एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं है, वायरस डिटेक्शन करने का एक हमारा टेस्ट है, ठीक है, जिसके वायरस डिटेक्ट कर सके। सेकंड जो दिया स्पुतनिक 5 रशिया ने डेवलप किया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड ऑप्शन 3 जो है कोविशील्ड, ये भी इनकरेक्ट मैच है, क्योंकि इसको जो डेवलप किया जा रहा है इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ना कि ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा। ये भी याद रखना है, जिसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी और कॉरपोरेशन। तो जो स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट है, ये किस स्पेस एजेंसी या कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी स्पेसएक्स एंड ऑप्शन डी रॉसकॉस्मोस। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं फटाक से। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। अभी रिसेंटली स्पेस एक्स ने स्टारलिंक नाम के सैटेलाइट को क्या किया है, अभी यहाँ से इसको छोड़ा है, ठीक है, अपने यहाँ से, और इस तरीके के इन्होंने 655 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। ये जो सैटेलाइट्स ये लॉन्च कर रहे हैं ताकि जो रिमोट लोकेशंस होती है, रिमोट जो एरियाज़ होती है, वहाँ पे लो कॉस्ट प्राइस पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये जो स्टारलिंक है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि इनको डिप्लॉय कहाँ किया जाएगा। तो इनको जो डिप्लॉय किया जाएगा ये लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा, जिसकी जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, अगर आप माइल्स में कन्वर्ट देखते हैं तो 22,236 माइल्स, और अगर इसको किलोमीटर में देखते हैं तो 35,786 किलोमीटर, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट में इनको रखने से ये नेटवर्किंग के क्षेत्र में अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे, और जो स्टारलिंक्स हैं ये सैटेलाइट्स इनको कैरी करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो रैपिडली टू एनी पॉइंट ऑन अर्थ, और अर्थ के किसी भी पॉइंट से अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अगस्त 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड अ पोर्टल टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट अंडर द वेंडर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम। तो वेंडर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम के अंदर अभी किसने परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेशन है इसको स्टार्ट किया है, किसने इसको डेवलप किया है, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन ए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन रेलवे, ऑप्शन सी भेल एंड ऑप्शन डी DRDO। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने डेवलप किया है एक पोर्टल जो ट्रैक करेगा परफॉर्मेंस किसकी, कॉन्ट्रैक्टर्स की और कंसल्टेंट की वेंडर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च टेली कंसल्टेशन यूजिंग ई-संजीवनी OPD प्लेटफॉर्म इन अगस्त 2020, ठीक है। तो अभी किस स्टेट के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने टेली कंसल्टेशन को लॉन्च किया है, जो ई-संजीवनी OPD प्लेटफॉर्म, ठीक है, ई-संजीवनी OPD प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 मतलब डी जो आपका राइट आंसर है। मणिपुर के जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने टेली कंसल्टेशन को लॉन्च किया है ई-संजीवनी OPD प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अभी अगस्त 2020 में। और ये जो है ये फर्स्ट काइंड ऑफ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है ये एंगेज रहेंगी, 30 डॉक्टर्स में रहेंगे और जो परफॉर्म करेंगे न्यूली लॉन्च सर्विस एट द इनिशियल स्टेज में ये वर्क करेंगे। तो इसके अंदर 30 डॉक्टर की टीम को रखा गया है जो वर्क करेगी ई-संजीवनी OPD.in के तहत। लोगों को इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम, और उसके अकॉर्डिंग इनको हेल्थ की फैसिलिटी टेली कंसल्टेशन के द्वारा मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिसाइडेड टू इंटीग्रेट द इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर EPPO विद DG लॉकर। तो अभी किसने EPPO को DG लॉकर के साथ इंटीग्रेट कर दिया है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड ऑप्शन 4 डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर।
सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है, जिसमें उसने इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो EPPO है इसको डिजी लॉकर के साथ मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो ये मर्ज किया गया है ताकि इसमें इन्हेंस की जा सकेगी ईज़ ऑफ लिविंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स की, ठीक है। तो अच्छे तरीके से उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स होते हैं उनकी जो ईज़ ऑफ लिविंग अच्छे तरीके से उनको पेंशन प्रोवाइड करा जा सके, इन सभी चीज़ों पे वर्क किया जाएगा। और ये जो सिस्टम है ये एनेबल करेगा पेंशनर को ताकि वो ऑब्टेन कर सके इंस्टेंट प्रिंट आउट ऑफ लेटेस्ट कॉपी ऑफ देयर PPO, जो उनके PPO उनको अच्छे तरीके से प्रिंट आउट प्रोवाइड करा जा सके और जो डिजी लॉकर अकाउंट है उसमें उसको रखा जा सके। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे ये ए नहीं है, दिस विल बी द रॉन्ग, ठीक है। ये आपका डी है, ठीक है। डी ऑप्शन है, ये गलती से लगता है मेरे से वो हो गया है, याद रखिएगा। ओके, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे सारे, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।